अब एनिमल के ऊपर, अगर एनिमल सेल्स के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो नॉट नेसेसरी कि भाई आप पूरा जिंदर गीदड़ पकड़ के लाओ, नॉट इम्पोर्टेंट. Okay, so before we begin, a quick disclaimer. We make these videos for both entertainment and educational purposes. We do not intend to spread any misinformation and we apologize for all the mistakes we made. While we try to provide accurate information and up-to-date information, the creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. Hello. Hello everybody, how are you doing? Why did you touch this? Don't touch it. If your intention is not studying, then don't touch this. Okay? Hello everybody, how are you? How is everybody doing? How's everybody doing? Tell me. Huh? Everybody will tell you. When if I'm not supposed to touch, then I don't know why I'm supposed to speak over here. तो इसी के साथ साथ आज हम लोग करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक, इट्स अ वेरी फन टॉपिक. कौन सा टॉपिक? Animal cell culture. Animal cell culture. That is correct. That is very correct. Today we have Seema ji with us. Hello Seema ji. I don't Yeah, whatever, I don't care. खैर आगे बढ़ते हैं. देखा, पहले मैंने कर दिया. तो अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कर चुके हैं एनिमल साइंसेस के अंदर, और काफ़ी हमें ऐसी तैसी करवा चुके हैं हमारी. और अब हम मूव ऑन करते हैं एनिमल और सेल कल्चर में. तो वेलकम टू बायोजेनीज खोखा. तो व्हाट आर वी गोना डू? वी स्टडी वाइल वी टीच ईच अदर, while and Seema ji will learn how to use a laptop. Okay, so that is our main objective over here. No, we'll start here. तो पहली चीज़ क्या है भाई, एक बार अगर कोई नया है तो हाय, अगर कोई पुराना है तो Bye. वेरी फनी, अगर कोई पुराना है तो एवरीबडी इज फेमिलियर विद हर जोक्स. खैर आगे बढ़ते हैं. एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में कि भाई कल्चर बनाया जाए. कल्चर क्या होता है? अब एनिमल के ऊपर, अगर एनिमल सेल्स के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो नॉट नेसेसरी कि भाई आप पूरा जिंदर गीदड़ पकड़ के लाओ, नॉट इम्पोर्टेंट. आप उसके सेल्स का भी यूज़ कर सकते हो. इंसान के ऊपर, इंसान के सेल्स के ऊपर आप टेस्टिंग कर सकते हो उनको आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करके. जो कल्चर्ड एनिमल सेल्स होते हैं, हम उनको यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीए टेक्नोलॉजी में, यानी कि हम उसका डीए ऊपर नीचे करके उसको कुछ एकदम म्यूटेंट एलियन टाइप शिट बना सकते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज हो जाता है वो, जहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है. और वैक्सीन बना सकते हो आप, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते हो, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, कैंसर रिसर्च, मतलब देयर इज अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू यूजिंग दिस होल टेक्नोलॉजी. अब अगली चीज जो सीमा जी बताने वाली है वो है ये. एक सेकंड. Okay, ओके guys. गाइस, इनका Okay, थोड़ा so लैपटॉप this खराब हो is गया है. इनका थोड़ा लैपटॉप खराब हो गया गाइस. this is your like setting. This is what you are proud of. यार आपका लैपटॉप खराब हो गया तो Wow, मैं क्या करूं? amazing, I amazing, have absolutely lovely, no idea. lovely, इन पे lovely, 16% CPU क्यों यूज हो रहा है इतने से काम में? lovely, lovely, lovely. थोड़ा सा, दरअसल हम आज दूसरे सिस्टम पे हैं, तो जो है ये दूसरे उतना सिस्टम में परफेक्ट नहीं नहीं चल है, रहा है. एक्चुअली दिमाग सेम ही यूज हुआ है दूसरे सिस्टम पे भी. उतना परफेक्ट नहीं आ रहा है, उतना परफेक्ट नहीं आ पा रहा. चलिए बताइए. Then next up we have major developments in cell culture technology. मतलब cell culture technology में major developments कौन सी है? पहली डेवलपमेंट ये है कि एंटीबायोटिक्स का यूज किया हमने, ठीक है, जो कि इनहिबिट करती है कंटामिनेंट्स का ग्रोथ. दूसरा ये है कि हमने ट्रिप्सिन का यूज किया एडहेरेंट सेल को रिमूव करने के लिए, ताकि हम आगे सब कल्चर कर सकें कल्चर वेसल से. तीसरा ये कि केमिकली डिफाइंड कल्चर मीडियम हमने यूज किया. पहले हम केमिकली डिफाइंड यूज नहीं कर रहे थे, पहले हम बायोलॉजिकली जैसे नेचुरली चीजें ग्रो करती हैं वैसे हम उसको ग्रो कराने की कोशिश कर रहे थे, बट अब हम केमिकली डिफाइंड तरीके जो है वो यूज कर रहे हैं. ठीक है. और तो क्या है, पहला क्या है, एंटीबायोटिक्स यूज किया हमने. दूसरा क्या है, ट्रिप्सिन यूज किया जो तीसरा- चिपके हुए सेल्स को हटाने के लिए. और तीसरा कि हमने केमिकली डिफाइंड कल्चरल मीडियम का यूज किया. I don't know what's wrong with this thing. Not working properly. The thing that is wrong with this is it's yours. Please हटा लिया करें आप, ठीक है, हटा लिया करें. तो सेल कल्चर का काम क्या है भाई? तीन चीजें हम सेल कल्चर में हम देखते हैं, तीन बड़े बड़े रोल्स प्ले करते हैं, और भी हो सकता है आगे हो. इस पेज पे तो तीन है: मॉडल सिस्टम, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग और
कैंसर रिसर्च। कौन कौन सी 3 चीजें बताइए? मॉडल सिस्टम, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, कैंसर रिसर्च। रहने दीजिए, आप हिलाइए मत, मैं उधर देख लूंगी। उधर देख लिया करिए शांति से। तो मॉडल सिस्टम बेसिक सेल बायोलॉजी पढ़ने के लिए, कॉजेटिव एजेंट वगैरह पढ़ने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो हाँ, तो और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है कि भाई कोई नया ड्रग आया कि वो टॉक्सिक है या नहीं है। और तीसरा हमारा कैंसर रिसर्च कि भाई कैंसर वगैरह कैसे करते हैं। कैंसर के बारे में हमने अपने पुरानी वीडियो में बात करी है। इफ यू वांट टू चेक इट आउट, प्लीज चेक इट आउट। चलिए, नेक्स्ट इज सेल कल्चर मीडिया, सेल कल्चर मीडिया एंड रिएजेंट्स। तो बेसिकली इसमें क्या क्या आता है कि सेल का कल्चर का मीडियम हम कौन सा यूज करते हैं और साथ में उसमें रिएजेंट्स कौन से यूज करते हैं। ठीक है, तो जो कल्चर मीडियम होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है और इंग्रेडिएंट्स का जो कि सपोर्ट करते हैं सेल ग्रोथ को। सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं और पीएच भी रेगुलेट करते हैं और ऑस्मोलैरिटी भी रेगुलेट करते हैं कल्चर का। तो क्या क्या है बताइए, रुको मैं हाइड करती हूँ तब आप बताना। पता नहीं, आई डोंट नो, देख लो। आपने अच्छे से समझाया नहीं। आपने अच्छे से समझाया नहीं, क्या करूँ मैं? जो What कल्चर can I do? मीडियम है वो कॉम्बिनेशन है और इंग्रेडिएंट्स का जो कि सेल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। हम्म, और ये किस चीज को सपोर्ट करते हैं? सेल ग्रोथ को वेरी गुड, सपोर्ट करते वेरी हैं गुड। बाय प्रोवाइडिंग, शट अप, बाय प्रोवाइडिंग ऑल द क्या, By providing all the essential nutrients। ग्रोथ फैक्टर्स एंड हॉर्मोन्स फॉर सेल ग्रोथ। क्या क्या ग्रोथ के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं प्लांट को, वो चीजें यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। कुछ तो ये कर रही हैं आज, इनको थोड़ा तकलीफ हो रही है चलाने में से, थोड़ा आई इनके डोंट नो हाथ से। व्हाई ये इतना गंदा चल रहा है आज, आई डोंट नो। खैर जो भी है, जो 3 बेसिक क्लासेस है मीडिया की वो रिक्वायरमेंट्स और सप्लीमेंटेशन में डिफर करती है। मतलब 3 तरह की बेसिक क्लासेस होती है मीडिया की। एक होती है बेसिक बेसल मीडिया, एक होता है रिड्यूस सीरम मीडिया, एक होता है सीरम फ्री मीडिया। तो क्या क्या होता है बताइए। बेसल मीडिया, रिड्यूस मीडिया और सीरम फ्री मीडिया। ठीक है, और चॉइस ऑफ कल्चर किस पे डिपेंड करती है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स। जो सेल हमें चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है नहीं कि नहीं, कौन सा सेल सेल है। की रिक्वायरमेंट पे। मैंने क्या बोला, जो सेल हमें चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट पे। तो जो सेल कल्चर हो रहे हैं, कल्चर करने का मतलब क्या है कि वो हमें चाहिए आगे। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से असली पढ़ाई आपकी स्टार्ट होती है। मतलब जहाँ से सीमा जी ने बताया वहां से आपकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती। बेसिक मीडिया है, जैसे आपको नाम सजेस्ट करता है कि आपके पास क्या एकदम बेसिक चीजें होंगी। जैसे आपके पास एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, वाइटामिन्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं। बट इसमें ग्रोथ सप्लीमेंट नहीं होते। क्या नहीं होते? ग्रोथ सप्लीमेंट। बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ आपको जिवा दे। इसका एग्जांपल अगर हम बताऊं तो BSS है, बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन, और फॉस्फेट बफर्ड सेलिन, PBS है। क्या क्या है? दो एग्जांपल बताइए जल्दी से। बीएसएस पीबीएस, हाँ, दोनों का फुल फॉर्म। बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन, फॉस्फेट बफर सेलाइन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कुछ और एग्जांपल DMEM है, डुलबेको मॉडिफाइड ईगल्स मीडियम और रॉसवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट मीडियम। ये मीडियम्स हैं। मतलब मीडियम क्या होता है, मीडिया क्या होता है, इस चीज में हम ग्रो करेंगे, ये उसकी सराउंडिंग है। जो आपकी प्लेट होगी उसके अंदर जो आप चीज डालोगे उसे मीडिया कहते हैं। अब रिड्यूस सीरम मीडिया पे आ जाते हैं, बताइए। रिड्यूस सीरम मीडिया बेसल मीडिया होता है जो कि बेसल मीडिया होता है जो कि एनरिच होता है न्यूट्रिएंट से और एनिमल डेराइव फैक्टर्स से, जो कि रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ सीरम जो हमें चाहिए। तो रिड्यूस सीरम मीडिया जो कि ये नाम से ही बता रहा है, तो बेसिकली इसमें बाकी सब चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे सीरम हमें कम चाहिए होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, और होते हैं इसमें, एनिमल डिराइव फैक्टर। हाँ, और न्यूट्रिएंट्स और एनिमल डेराइव फैक्टर होते हैं और ये रिड्यूस कर देते हैं अमाउंट ऑफ सीरम जो हमें चाहिए तो होता कुल है। मिला के बेसल मीडिया में ही आप इसमें ही न्यूट्रिएंट्स और एनिमल डिराइव फैक्टर्स दोनों डाल रहे हो। हम्म, ठीक है, तो सीरम की कमी, सीरम जो है अमाउंट ऑफ सीरम कम हो जाएगा। तो ये कोई जरा बताया मुझे सीरम होता क्या है, अगर आपको पता हो तो आप बताओ। दैट्स व्हाट आई थॉट। खैर आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट चीज है सीरम फ्री मीडिया। अब देखो भाई, ऐसा है कि आपको एनिमल सीरा यूज ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे न्यूट्रिशनल और हार्मोनल फॉर्मुलेशन देखो। अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई है, न्यूट्रिशनल
और हार्मोनल फॉर्मुलेशन। यहाँ पे आपको एनिमल सीरा यूज नहीं करना है। सीरा इज दी आई गेस सिंगुलर फॉर्म ऑफ सीरम। सीरम फ्री मीडिया फॉर्मुलेशन जो होता है काफी ज्यादा प्राइमरी कल्चर और सेल लाइंस में एग्जिस्ट करता है, जैसे सीएचओ, चाइनीज हैमस्टर ओवरी। यहाँ पर जब भी हम ये ऑब्जर्व करते हैं तो हम सीरम फ्री मीडिया का यूज करते हैं। हाइब्रिडोमा सेल लाइंस, वीरो, एमडीसी के ये वो, एमकेबीसी, ये सब काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे। इनका एडवांटेज है यूज करने का कि ये मीडियम को बहुत ही सेलेक्टिव बना देती है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक सेल ही खाना जो है, जैसे आपने ग्रोथ फैक्टर डाल दिया तो वो कुछ स्पेसिफिक सेल ही रिकग्नाइज करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सके जो भी आपने आ, इसमें डाल रखा है वो स्पेसिफिक सेल्स ही उस न्यूट्रिशनल और उस हार्मोनल फॉर्मुलेशन को यूज कर पाएंगे। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली। बेसल मीडिया, रिड्यूस्ड बेसल था या रिड्यूस सीरम, और सीरम फ्री मीडिया। चलिए हमने सीरम कम करते गए हम। नेक्स्ट है एनिमल सेल कल्चर। फिर हम इसमें आ जाते हैं कि बेसिक्स क्या है इसके। सेल कल्चर रेफर करता है उस प्रोसेस से जिससे सेल को ग्रो किया जाता है एक कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। किसमें ग्रो किया जाता है? कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। यस। सेल्स को मेंटेन किया जाता है इन विट्रो, आउटसाइड ऑफ देयर ओरिजिनल बॉडी बाय दिस प्रोसेस। कैसे मेंटेन किया जाता है सेल्स को? इन विट्रो। ठीक है। सेल कल्चर टेक्निक में सेल को रिमूव किया जाता है एनिमल और या फिर एक प्लांट से, जिसका भी हम कर रहे हैं, और फिर उसको सब्सिक्वेंटली फेवरेबल इन्वायरमेंट में ग्रो किया जाता है। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है कि जाइगोट का फर्टिलाइजेशन बाहर हो जाता है, लेकिन उसको फिर बाद में फेवरेबल इन्वायरमेंट में उसको ग्रो किया जाता है, जो कि होता है यूट्रस। ठीक है, तो इसमें एनिमल सेल कल्चर सेल्स के लिए क्या किया जाता है, जो सेल्स है उसको ऑर्गन से लिया जाता है एक्सपेरिमेंटल एनिमल के, ऑफ कोर्स। ठीक है, जो सेल्स हैं उनको डायरेक्टली या फिर मैकेनिकल या फिर इंजाइमेटिक एक्शन से रिमूव किया जा सकता है। कैसे कैसे? डायरेक्टली, मैकेनिकल, एंजाइमेटिक, 3 अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि एग्जांपल, फाइब्रोब्लास्ट लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं वो कार्डियक और स्केलेटल टिश्यू में से रिमूव किए जाते हैं, और सेल्स फ्रॉम लिवर, ब्रेस्ट, स्किन, किडनी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, मतलब ये सब जो है बिल्कुल। ये लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हुए अब आपको प्रोसेस ऑफ सेल कल्चर समझाया जाएगा। सबसे पहली चीज, आपने सेल निकाल ली, ठीक है, फिर आपने उस सेल को आइसोलेट किया। छुपा दो आप इसे। सबसे पहले आपने क्या किया? सेल निकाली, छुपाओ, थैंक यू। फिर सबसे उसने आपने आइसोलेट किया उस सेल को, ठीक है, हटा दो। क्या किया फिर उसके बाद? आइसोलेट। बिल्कुल। फिर आपने ये जो आइसोलेटेड सेल ली थी उसको आपने ग्रोथ मीडिया में डाल दिया, डिश के अंदर। क्या किया आपने? ग्रोथ कहाँ डाला? मीडियम में डाल दिया। किस चीज के अंदर? डिश के अंदर। ठीक है। अब आपने ये डिश प्लेस कर दी एक इंक्यूबेटर में। कहाँ प्लेस करिए? इंक्यूबेटर में। ठीक है। अब यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो कि जो भी आपकी सेल निकली है उसको वापस से सब कल्चर करो, इसे छोड़ दो। फिर इसके नीचे एक प्रोसेस पे आता है, वेरीफाई करो कि जो सेल कल्चर हुई है वो आपके सेल टाइप की है, वो आपके टाइप की है नहीं है, जो आपको चाहिए कि नहीं, कि कुछ गलत तो नहीं हो गई है। ठीक है, और उसके बाद आपका स्टार्ट हो गया। छुपाने की जरूरत नहीं है, बताओ मेरे को, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट है। ओके, तो क्या है, सबसे पहले आपने सेल्स को हार्वेस्ट किया, ऑर्गन वगैरह जो भी हमें चाहिए था वहां से। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उन सेल्स को आइसोलेट किया। फिर उसके बाद आइसोलेशन के बाद आपने उनको कल्चर मीडियम में डाल दिया, किसी डिस्क में। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब वो कल्चर मीडियम में आपने डाल दिया, फिर उसके बाद आपने उसको सब कल्चर किया। नहीं, सब कल्चर ये है, उनको जो था आपने कल्चर किया, उनको अप्रोप्रिएट आपने वो इन्वायरमेंट दिया ताकि उनकी ग्रोथ हो क्या जाए। बोलते हैं उसको? इंक्यूबेटर में डाल दिया। इंक्यूबेटर में डालने के बाद आपने उसका वेरिफिकेशन किया, जो सेल्स हमको चाहिए कल्चर में से उनको निकाला और उनका वेरिफिकेशन किया। नहीं, जो सेल हमने मिली है वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर। तो नंबर ऑफ सेल डिविजन्स के बेस पे सेल कल्चर को डिफाइन किया जा सकता है, सेल कल्चर को क्लासिफाई किया जा सकता है दो में, एक तो प्राइमरी सेल कल्चर और एक सेल लाइंस। ठीक है, सेल लाइंस
सेल लाइंस फाइनाइट और इन्फिनाइट दोनों सेल डिविजन कर सकती है। प्राइमरी नहीं कर पाती होंगी इसलिए ऐसा लिखा है मैंने शायद। ऑलराइट, तो अब है हमारा प्राइमरी सेल कल्चर। उसमें क्या होता है, ओरिजिन के बेस पे प्राइमरी सेल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं एडहेरेंट मोनोलेयर। एडहेरेंट मतलब चिपकी हुई एक मोनोलेयर होती है, या फिर एक सस्पेंशन में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एडहेरेंट सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, एडहेरेंट सेल्स होते हैं, सस्पेंशन सेल्स होते हैं, सस्पेंशन सेल्स होते हैं, कॉन्फ्लुएंट कल्चर होता है। कॉन्फ्लुएंट कल्चर होता है। ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है, प्राइमरी सेल कल्चर की बात हो रही है। यस। दूसरा है सेकेंडरी सेल कल्चर, या फिर क्या होता है वो, सेल लाइन। लाइफ स्पैन कल्चर के लाइफ स्पैन के बेसिस पे सेल लाइंस को दो चीजों में कैटेगराइज किया गया है। किस किस में, फाइनाइट सेल लाइंस और कॉन्टिन्यूस सेल लाइंस। फाइनाइट ऑब्वियसली जो एकदम कम, जिनका कम लाइफ स्पैन होगा क्योंकि लाइफ स्पैन के बेसिस पे है, और कॉन्टिन्यूस मतलब जो हमेशा ग्रो करती जाएंगी, जिनका एक इनफाइनाइट लाइफ स्पैन है। ओके, सो मूव ऑन करते हैं, प्राइमरी सेल कल्चर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि भाई ये जो आपका सेल कल्चर बना है ये आपका बनेगा सेल होस्ट टिश्यू के सेल से, सीधा सीधा होस्ट टिश्यू का जो सेल लिया वहां से आपने सेल कल्चर बना दिया। पहली बात तो ये जो सेल जो आपके बनने वाले हैं वो पेरेंटल टिश्यू से डिसोसिएटेड होंगे और किसी सुटेबल कंटेनर में होंगे, और ये इसलिए इसको हम प्राइमरी सेल कल्चर बोल रहे हैं। कुछ कल्चर जो होते हैं उसमें ज्यादातर तो हेट्रोजेनस सेल ही होती है, डिफरेंट डिफरेंट सेल होती हैं, और ये सेल्स लिमिटेड टाइम के लिए ही डिवाइड करेंगे। बट ये जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा सिमिलर है अपनी पेरेंट सेल से, लाइक पेरेंट सेल से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। आपस में भले ही अलग अलग है बट पेरेंट सेल से मिलते जुलते हैं और लिमिटेड टाइम तक के लिए डिवाइड करता है। दिस इज योर प्राइमरी सेल कल्चर। बताओ बताओ। Hold up guys. Okay guys, let's try to move on quickly। एक तो इनका नेट इतना स्लो चल रहा है, मेरा चल भी नहीं रहा है, आपका चल रहा है। आपका पूरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, मेरा सिर्फ नेट स्लो चल रहा है, तो इट्स ओके। ओके, अब अगर बात करें तो एडहेरेंट सेल्स की बात करते हैं। एक बार जरा हम बिगर पिक्चर वापस पे आ जाए, बिगर पिक्चर पे आ जाए। हम लोग प्राइमरी सेल कल्चर पढ़ रहे हैं और प्राइमरी सेल कल्चर के अंदर तीन चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है। अब आ जाओ, प्राइमरी सेल कल्चर की सबसे पहली चीज हो गई भाई एडहेरेंट सेल्स। एडहेरेंट सेल जैसा तुम्हें नाम से पता चल रहा है ये किसी चीज से चिपके होंगे, किसी सेल से चिपके होंगे, और एक मोनोलेयर यानी कि इकलौती लेयर, सिंगल लेयर्स की तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इनको एंकर इज डिपेंडेंट है तो जाहिर सी बात है किसी कोई चीज चाहिए अटैचमेंट के लिए, किसी सेमी सॉलिड या सबस्ट्रेट पर चिपके रहेंगे ये, और ये यूजुअली किसी सेमी सॉलिड या सॉलिड चीज पे चिपके रहता है, और वो जो सेमी सॉलिड या सॉलिड चीज होगी वो कल्चर वेसल होता है, और ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से चिपके हुए होते हैं जो कि जनरली ऑर्गन के टिश्यू से निकल के आता है, और वो इमोबाइल है और एम्बेडेड है किसी चीज में। कुल मिला के कोई ना कोई चीज चाहिए चिपकने के लिए, और सिंगल मोनोलेयर की तरह आगे बढ़ते चलेंगे। इसका एग्जांपल फिब्रोब्लास्ट और एपिथेलियल सेल है, क्योंकि एपिथेलियल सेल तो हमने देखा है वो तो नेचुरली भी ऐसे ही ग्रो करता है मोनोलेयर की तरह। होल्ड अप गाइस, होल्ड अप गाइस, होल्ड अप गाइस। हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू। So where were we? Due to medical emergency, we had to go to each other's respective places. Let me continue. Wait, मैं चार्जर लगा रहा हूँ। Hold. Please pass me some water and then we can continue. तो अब देखो अधेरेंट सेल किया था हमने ब्रेक पे जाने से पहले। नाउ वी विल टॉक अबाउट सस्पेंशन सेल्स। अब भाई एडहेरेंट सेल की बात ही ये थी, सुनने में ही हमें पता लग रहा था कि भाई वो कहीं ना कहीं से चिपक रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
सरफेस सेल सस्पेंशन सेल जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं, इनको कोई एंकरेज वगैरह चीजें नहीं चाहिए, इसके लिए इसको एंकरेज इंडिपेंडेंट बोलते हैं या नॉन अधेरेंट सेल्स बोलते हैं। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हमारी ब्लड वगैरह में होती है, स्प्लीन वगैरह में और बोन मैरो में, ये सस्पेंशन में ग्रो कर सकती हैं। ट्यूमर सेल्स भी सस्पेंशन में ग्रो कर सकती है, यानी कि हवा हवा में, ऐसे मान के चलो हवा हवा में नहीं, मीडियम में बहुत तगड़ा ये फास्ट ग्रो करती हैं, क्योंकि इनको और इतना ज़्यादा आपको मीडियम रिप्लेस करने की ज़रूरत है भी नहीं, और आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि वो तो एक जगह से चिपक रही थी, तो रिप्लेसमेंट थोड़ा सा मुश्किल था और फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट भी नेसेसरी था। नहीं, फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट होता है वहाँ पे इससे पहले अधेरेंट में, बट ऐसा मुश्किल या इजी ऐसा कुछ दे नहीं रखा। ये होमोजेनस टाइप्स की होती हैं और एंजाइम ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो हेट्रोजेनस थी, ये होमोजेनस है। और बस इतना बहुत है। अब आगे चलते हैं कॉन्फ्लुएंट कल्चर एंड द नेसेसिटी ऑफ सब सब कल्चर में। अब हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, अधेरेंट और सस्पेंशन, और तीसरी चीज़ पढ़ी थी हमने कॉन्फ्लुएंट कल्चर। ये आपको बताना है या मैं बता दूँ? बताओ बताओ आप बता रही हो? हाँ बताओ। ओके, सो कॉन्फ्लुएंट कल्चर एंड द नेसेसिटी ऑफ सब कल्चर की अगर हम बात करें, देखो भाई, सेल को आइसोलेट करने के बाद टिश्यू से उसको प्रोलिफरेट करने के बाद अप्रोप्रिएट कंडीशन में आपने उसको निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया, फिर उसे दबा दिया एकदम 3-4 गुना उसको बढ़ा दिया, वो सारे के सारा अवेलेबल सबस्ट्रेट ऑक्यूपाई कर लेती है, कॉन्फ्लुएंस पहुंच जाती है। कॉन्फ्लुएंस पहुंचने का ये मतलब होता है कि जब आपके सेल ने वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया जो उसके लिए अवेलेबल था खान पान के लिए, ठीक, वो पूरा का पूरा अगर एरिया कवर कर लिया तो उसको कॉन्फ्लुएंस हम बोलेंगे। एक सेकंड गाइस, मैं जरा, आप मेरे को 15 मिनट 2 मिनट 2 मिनट में आया, और कुछ दिनों के लिए हम देखेंगे कि भाई बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है। ओके, हाँ, वो अपनी कंटेनर बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है अपने कंटेनर के हिसाब से भी, और वो उनकी ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल होता है, और अगर आप बहुत देर तक छोड़ दो तो सेल डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए हमें ना सेल्स को सब कल्चर करना पड़ेगा। क्या मतलब है, आपने कल्चर बनाया, फिर उस कल्चर को निकाल के आपने एक नए वेसल में डाल दिया फ्रेश ग्रोथ मीडियम के साथ, ताकि इस जगह मिले आपको, क्योंकि उसी में रहेगा तो मर जाएगा। इसलिए सब कल्चर करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर आपको अपनी सेल्स को हेल्दी और ग्रोइंग स्टेट में रखना है तो। अभी हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब पैसेज नंबर देखते हैं क्या है, मतलब भाई अब पैसेज नंबर एक स्पेसिफिकली कितनी सेल लाइन सब कल्चर हो चुकी है उसको हम बोलेंगे पैसेज नंबर, और पॉपुलेशन डबल हो रहा है, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, in contrast with the population doubling level in that specific number of, I don't know what is this, next sentence देखते हैं, it gives a general indication of how old the cells may be for various assays। पैसेज नंबर कुल मिला के एक जनरल इंडिकेशन है कि भैया कितना पुराना सेल है, पैसेज नंबर जो भी ये चीज है। अब हम सेकेंडरी सेल कल्चर और सेल लाइन के बारे में बात करते हैं, आप बताएंगे? नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल कल्चर एंड सेल लाइंस। अभी तक हम प्राइमरी सेल वाले की बात कर रहे थे, उसमें क्या क्या 3 चीजें थी? सस्पेंशन, अधेरेंट और कॉन्फ्लुएंस। यस एग्जैक्टली। अब इसमें क्या है, ये क्या है, जब प्राइमरी कल्चर को सब कल्चर किया जाता है तो उसे सेकेंडरी कल्चर बोलते हैं, या फिर सेल लाइन और सब क्लोन बोलते हैं। अब सब कल्चर का क्या मतलब होता है? सब कल्चर का मतलब ये है कि मतलब ये आपका प्राइमरी कल्चर है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ तो था, बट आपने इसमें से कुछ उठाया अलग से और उसको दोबारा से कल्चर किया, दैट इज नोन एज सब कल्चर। तो उसको हम सेकेंडरी कल्चर बोलेंगे, या फिर सेल लाइन बोलेंगे, या फिर सब क्लोन बोलेंगे। कौन कौन से 3 नाम है? सेकेंडरी कल्चर, सब क्लोनिंग और सेल लाइन। एग्जैक्टली। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, ग्रोथ मीडिया जो है वो रिमूव कर देते हैं, और जो एडहर्ड सेल्स हैं उनको एंजाइमेटिकली एक दूसरे से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लो, हाँ, जैसे मान लो आपका जो प्राइमरी सेल कल्चर आपके पास था, ठीक है, ये आपका प्राइमरी सेल कल्चर था, इसमें से आपने ग्रोथ मीडियम निकाल दिया। क्या निकाल दिया? ग्रोथ मीडियम। ठीक है। और जो एडहेरेंट सेल्स थे उनको क्या कर दिया? डिसोशिएट कर दिया, ठीक है, यानी कि उनको अलग अलग कर दिया। किस चीज से? एंजाइम से, ठीक है।
तो अब सब कल्चरिंग जो होती है प्राइमरी सेल से डिफरेंट डिविजन्स में, उससे क्या होता है, सेल लाइंस बनती हैं। ठीक है, मतलब अब मान लो कि ये यहाँ से उठाया तो आपने अलग अलग मीडियम्स में इनको डाला, उस मीडियम से निकाल के, जिससे हमारी क्या बनी, सेल लाइंस। एग्जैक्टली। इस पैसेज के दौरान जिन सेल्स का हाईएस्ट ग्रोथ कैपेसिटी होगा वो प्रीडोमिनेट करेंगे। क्या होगा? हाईएस्ट ग्रोथ कैपेसिटी होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक डिग्री ऑफ जीनोटिपिक और फिनोटिपिक यूनिफॉर्मिटी लाएंगे पॉपुलेशन में। क्या करेंगे? यूनिफॉर्मिटी लाएंगे हम। कौन सी? जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक। एग्जैक्टली। हालांकि ये जो सब कल्चर, जैसे इनको सीरियली सब कल्चर किया जाता है तो ये डिफरेंट बन जाते हैं ओरिजिनल सेल से, यानी कि जो ओरिजिनल था उससे ये डिफरेंट बन जाते हैं। ठीक है, जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली दोनों। समझ में तो वैसे मैं सही बताऊं तो कुछ खास आया नहीं यहाँ पे। अम, ठीक है चलो, बस मुझे ये बात समझ में आई थी कि ये अधेयर इसको ग्रोथ मीडिया से निकाला जाता है और एक दूसरे से अलग किया जाता है सेकेंडरी सेल कल्चर में। तो खैर, ध्यान दिया करो ना, तब तो समझ में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं भाई, फाइनाइट सेल लाइंस। जो भी सेल लाइंस जो एक लिमिटेड नंबर तक जाएंगी, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिवीजन तक जाएंगी वो, और उनका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होगा, उसको हम फाइनाइट सेल लाइंस बोलेंगे। हमारे पास जो भी सेल लाइंस है भाई, हमें पता है कि भाई 4 सेल डिवीजन तक जाएंगी, उसमें निकल लेंगी, वो फाइनाइट हो गई। और दूसरी चीज हो गई आपकी सेल पैसेज। इनका जो सेल का पैसेज होता है, और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अपना एबिलिटी टू प्रोलिफरेट, वो अपने आप को बढ़ाने की एबिलिटी खो देंगे, और उसके बाद वो सेनेसेंस में चले जाएंगे। प्राइमरी कल्चर से जो भी हमने सेल लाइन निकाली है वो नॉर्मल सेल्स की फाइनाइट सेल लाइंस होती हैं। नॉर्मल सेल्स का आप निकालोगे सेल लाइन तो फाइनाइट सेल लाइन ही होंगी। अब यहाँ पे एक होता है कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन। अब बताओ। तो अभी आपने क्या बताया था? फाइनाइट सेल लाइन। हम बता रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सेल लाइंस। जो फाइनाइट सेल लाइंस थी उनका एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेल डिवीजन तक उनका हो रहा था। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, जब एक फाइनाइट सेल लाइन अंडरगो करेगी ट्रांसफॉर्मेशन और एक्वायर करेगी द एबिलिटी टू डिवाइड इनडेफिनेटली, तो वो एक कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन बन जाएगी। क्या? एक फाइनाइट सेल है, उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से वो इंडेफिनिटली डिवाइड कर रही है, वो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगी। एग्जैक्टली। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन और म्यूटेशन किस वजह से हो सकती है? ये स्पॉन्टेनियसली हो सकती है, यानी कि अपने आप भी हो सकती है, या फिर केमिकली और वायरली इंड्यूस भी की जाती है। ठीक है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल कल्चर फॉर मैलिग्नेंट टिश्यू। मैलिग्नेंट मतलब जो कैंसरस या ट्यूमर टिश्यू है, हाँ। उससे हम इसको करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस बन जाएंगी, मतलब वो इनडेफिनेटली डिवाइड करती जाएंगी, कभी रुकेंगी ही नहीं। ठीक है, तो ये लेस एडहेरेंट होती है, यानी कि ज़्यादा चिपकी हुई नहीं होती, फास्ट ग्रोइंग होती है। क्या होती है? चिपकी नहीं होती हैं, और क्या होती है? बहुत तगड़ा ग्रो करती हैं। लेस फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब आई डोंट नो। fastidious in their nutritional requirements। आई थिंक इसका मतलब ये है कि अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है इतनी तेजी से। नहीं, ये नहीं होता। नहीं पता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, लेट्स नॉट, अगर आपको पता है तो बताओ इसका मतलब। ये मतलब नहीं होता। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि अगर आपको पता है, नहीं मतलब मेरे को नहीं अगर पता। ऑडियंस को पता है, ऑडियंस से बात कर रहे हैं हम, अगर आपको पता है तो बताइए कि फास्टिडियस का क्या मतलब है, और आप हमें टोके ना बार बार। एनीवेज, ये हायर सेल डेंसिटी तक ग्रो कर सकती है, और ये डिफरेंट होती है फिनोटाइप्स ओरिजिनल टिश्यू से। पहले वाली फिनोटिपिकली जीनोटिपिकली दोनों डिफरेंट थी, और ये फिनोटिपिकली डिफरेंट है। तो ऐसी सेल्स जो है वो ज़्यादातर सस्पेंशन में ग्रो करती है। किसमें ग्रो करती है? सस्पेंशन में। ठीक है, और इनकी एक टेंडेंसी जो होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर ग्रो करती है, मल्टी लेयर्स में, कल्चरल वेसल सरफेसेस में। ठीक है, मल्टी लेयर्स में ग्रो करती है। कुछ कॉमन सेल लाइंस की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन सेल लाइंस क्या क्या हैं भाई। सबसे पहले MCF7 है, ब्रेस्ट कैंसर की सेल लाइन है। ये सेल लाइन है, सॉरी, HL60 लुकीमिया की है, और हेला है ह्यूमन सर्वाइकल कैंसर सेल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन सेल लाइंस। अब जरा हम यहाँ पे बात करते हैं, आ जाओ।
सेल लाइन की बात कर लेते हैं। आपका ऑर्गन है, आपने वहां से सेल आइसोलेट कर ली एंजाइमेटिक या मैकेनिकल एक्शन से, कैसे भी कुछ भी, फिर आपने कल्चर किया, फिर एक टाइम पे कॉन्फ्लुएंट कल्चर पहुंच गया। कॉन्फ्लुएंट कल्चर यानी कि मैक्सिमम कल्चर, ठीक है, ठीक है। और फिर हम आपने उसको सब कल्चर किया, तो क्या बनेगा आपके पास? सेकेंडरी कल्चर। ठीक है, या प्राइमरी सेल लाइन। सेकेंडरी कल्चर या प्राइमरी सेल लाइन, ठीक है। प्राइमरी सेल लाइन से आपकी बनेगी सेकेंडरी सेल लाइन, फिर आप उसको सब कल्चर करोगे, फिर उसको सब कल्चर कर करके अप टू फाइनाइट डिवीजन, और ये फाइनाइट डिवीजन के बाद आपको एक सेल लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये तो आपको होगा प्राइमरी कल्चर। अब यहाँ जाता है, आपके पास ऑर्गन है जिसके ऊपर ट्यूमर है, ठीक है, वहां पर भी आइसोलेट किया था आप, हमने यहाँ पर भी आइसोलेट किया। ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है, इन ट्रांसफॉर्म सेल को सेम प्रोसीजर के साथ जब सब कल्चर करोगे तो आपके पास एक इनडेफिनिट डिवीजन तक सेल लाइन आ जाएगी। तो ये जो वाली जो सेल लाइन थी फाइनाइट थी, और ये वाली जो है इनफाइनाइट है, इनडेफिनिट है। अब आगे बढ़ते हैं। मेथड्स पे आ जाते हैं भाई, सेल कल्चर की मेथड्स पे आ जाते हैं। आओ देखते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे ग्रोथ रिक्वायरमेंट और कैसे ऑब्टेन करता है प्राइमरी सब कल्चर प्रोसेस, जो हम तब से बात कर रहे हैं, मैकेनिकल या एंजाइमेटिक, वो बात करते हैं। एसेप्टिक टेक्निक्स और क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। ग्रोथ रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। देखो भाई, आ जाओ, चलो आप बताओ। ओके, तो ग्रोथ रिक्वायरमेंट में क्या आता है? जो कल्चर मीडिया होता है उसमें जनरली क्या क्या होता है? अमीनो एसिड्स, विटामिन, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या क्या होता है? काफी सारी चीजें होती है, अमीनो एसिड, विटामिन, सॉल्ट, काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, मतलब जो जो चीजें हमें ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं वो सब चाहिए होता है। और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है जो कि पीएच मेंटेन करता है, और हार्मोन्स और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब बेस्ट ग्रोथ के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड सीरम भी इसमें डालना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें अच्छी ग्रोथ चाहिए। और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स डलते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ताकि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इसमें ना हो। ठीक है, तो ये सब ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स है। टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है होस्ट सेल कौन सा है जिसमें हम कल्चर कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो मेमेलियन सेल्स होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किए जाते हैं ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। कितने पे? 37 डिग्री। ठीक है, और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल से डिराइव किए जाते हैं वो वाइडर टेम्परेचर रेंज सह लेते हैं, जैसे कि 15 से 26। एग्जैक्टली। और जो एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स हैं लॉग फेज के, उनको रैपिडली डिवाइड किया जाता है कल्चर का इस्तेमाल करके। लॉग फेस वाले जो सेल्स होते हैं, ये इसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स है। आप प्रोसेस कैसे ऑब्टेन करते हैं भाई, अगर आप देखो तो वैसे तो हम फ्रेश टिश्यू से ऑब्टेन करते हैं। फ्रेश टिश्यू, आपने एक टिश्यू जो है फ्रेश टिश्यू लिया, उसका पीस लिया, ऑर्गन रिमूव कर लिया एसेप्टिकली। एसेप्टिक का मतलब है आपने साफ सफाई तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से आपने शार्प स्टीराइल रेजर से उसको काटा, और फिर उसको डिसोसिएट कर दिया, मतलब जितने भी सेल हैं वो आपस में तोड़ दाड़ दिए ट्रिप्सिन से। ठीक है, ट्रिप्सिन अगर आप याद हो तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी तोड़ने का ही काम करता है वो, अब बड़े बड़े प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करता है, क्योंकि हमें सेल चाहिए ना डिफरेंट डिफरेंट। खैर, फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे अगर, तो जो भी हमें सेल सस्पेंशन मिला, फिर हम उसे थोड़ा एक फिजियोलॉजिकल बफर में धुलेंगे, ताकि जो हमने प्रोटीलिटिक एंजाइम यूज किए थे वो हट जाए, ट्रिप्सिन हट जाए, ट्रिप्सिन हटाना भी है। फिर जो सेल सस्पेंशन हमें जो भी मिलेगा, फिर हम उसे एक फ्लैट सरफेस पे स्प्रेड कर देंगे, जैसे कि पेट्री डिश, और एक पतली सी लेयर मिल जाएगी हमें जो कि ग्लास से चिपकी हुई है या प्लास्टिक डिश से चिपकी हुई है। फिर उसको हम उसके ऊपर एक सूटेबल कल्चर मीडियम डाल देंगे, उसके बाद उसका इंक्यूबेट करेंगे। तो ये हो गया अपना प्रोसेस। तो हमें अगर एक प्राइमरी सेल कल्चर वो चाहिए तो ऑब्टेन करना है तो क्या बताओ। ये सेम चीज़ है, मैं एक बार बता ही देता हूँ। ये टिश्यू निकाला आपने, उसे तोड़ा ताड़ा, उसे डाइजेस्ट करे और फिर उसको कल्चर में डाल दिया, कुछ है नहीं यहाँ पे ऐसा। बस यहाँ पे मेन प्रोटीलिटिक एंजाइम वाली चीज याद रखने वाली बात है। प्रोटीलिटिक एंजाइम वाली, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एसेप्टिक टेक्निक्स, यानी कि अभी आपने जो एसेप्टिक तरीके से निकालने की बात करी उसकी टेक्निक्स क्या क्या है हमारे पास। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि माइकोप्लाज्मा और फंगल इन्फेक्शन जो कि कॉमनली होते हैं सेल कल्चर में, वो एक प्रॉब्लम
वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, उसको आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जितने भी सेल कल्चर वर्क है वो एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में किया जाता है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक से, ठीक है। जैसा ह्यूमंस के लिए होता है वैसा ही इनके लिए भी है, क्योंकि एनिमल्स ही ऑफ कोर्स है। जो वर्क है उसको किया जाना चाहिए लेमिनार फ्लो में, कांस्टेंट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ हीपा फिल्टर्ड एयर ओवर द वर्क एरिया। अब मुझे नहीं पता कि ये हीपा क्या होता है, लेकिन इस हीपा फिल्टर्ड एयर का यूज किया जाता है जब हम वर्क कर रहे होते हैं, वो भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो। आपको पता है हीपा क्या होता है? जहाँ तक मेरे को याद है, हीपा फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है, जैसे हवा एक पर्टिकुलर लैब वगैरह में एक पर्टिकुलर तरीके से हवा वगैरह छोड़ी जाती है, तो ये वही हीपा फिल्टर्ड एयर वही है शायद। ओके, सो जितना भी मटेरियल है, सॉल्यूशंस है और जो होल एटमॉस्फेयर है वो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। तो ये एसेप्टिक कंडीशन जो है ये मेंटेन करी जानी चाहिए कल्चरेशन के दौरान। खैर आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में क्रायो प्रिजर्वेशन पे आते हैं। अगर बहुत सारी सेल बच गई है, सब कल्चरिंग की वजह से बहुत सारी सेल्स आपके पास बच गई है, तो आपको उनको एक की जगह रखना है, जैसे कि डीएमएसओ, ये प्रोटेक्टिव एजेंट होता है ग्लिसरॉल, जो कि -130 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर पे बहुत ठंडा करके रखते हैं। ये जो स्टोर्स होता है, यहाँ पे हम सेल स्टॉक कर सकते हैं, और ये ओरिजिनल सेल को लॉस होने से बचाता है, क्योंकि यू डोंट नो, हो सकता है फेल हो जाए, फिर आपको ओरिजिनल सेल तो मिलने नहीं वाली ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह की वजह से, तो ओरिजिनल सेल आपको मिल जाएगी अगर आप अच्छे से स्टोर करोगे तो। खैर, और फाइनाइट सेल है, फाइनाइट सेल को मरना ही है। अगर आप चाह रहे हो फाइनाइट सेल ना मरे, तो यू कैन प्रिवेंट इट बाय टू रीचिंग सेनेसेंस बाय डूइंग दिस क्रायो प्रिजर्वेशन। और लास्ट में जब आप सेल को थॉ कर रहे हो, थॉ मतलब उसको बाहर निकाला है आपने, उसको बर्फ से बाहर निकाला है, वो जो फ्रोजन ट्यूब है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाए, तो उसको आप रिंस कर सकते हो किसी मीडियम में और सीरम में, फिर उसके बाद उसको कल्चर में ऐड कर सकते हो। हाँ, बस इतना ही है। ओके, यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड, डीएमएसओ जो होता है वो क्रिस्टलाइजेशन भी प्रिवेंट करता है, ताकि जो आपका कल्चर है या जो भी है वो क्रिस्टलाइजेशन ना हो जाए, इसलिए ये क्रिस्टलाइजेशन करने से भी रोकता है। करिए आगे। खैर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर देखो काफ़ी जगह यूज़ होता है, ये दे रखा है मॉडल सिस्टम, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, कैंसर, वायरोलॉजी, सेल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, थेरेपी में, काउंसलिंग वगैरह में, दिस लॉट ऑफ प्लेसेस दैट वी कैन यूज़। काफ़ी अलग अलग जगह है, तो ये वील कवर इट, आई गेस वन बाय वन वील कवर इट, या शायद नहीं करेंगे। मॉडल सिस्टम में आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हो, ये आपको बहुत अच्छा मॉडल सिस्टम प्रोवाइड करेगा। सेल बायोलॉजी, बायोकेम पढ़ सकते हो, डिजीज कॉजिंग एजेंट का और सेल के बीच का इंटरेक्शन वगैरह पढ़ सकते हो, न्यूट्रिशनल स्टडीज में काफ़ी कुछ पढ़ सकते हो। कुल मिला के मॉडल सिस्टम है ये, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप यहाँ पे जान सकते हो, पढ़ सकते हो, परख सकते हो। एप्लीकेशन 2 है टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, यानी कि जो कल्चर सेल्स हैं उनको वाइडली यूज किया जाता है अकेला या फिर इन कंजक्शन में एनिमल टेस्ट से, ताकि वो नए ड्रग्स का या फिर कॉस्मेटिक्स या फिर केमिकल्स का सर्वाइवल और ग्रोथ में फ़र्क कर सके, ठीक है। जैसे रैट्स वगैरह पे टेस्टिंग होती है, तो मतलब जो नए ड्रग्स वगैरह मार्केट में बन रहे हैं उनकी टेस्टिंग हम एनिमल्स पे कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और ये लिवर और किडनी डराइव सेल कल्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, एक और एप्लीकेशन है भाई, कैंसर रिसर्च। कैंसर, ऑब्वियसली कैंसर इज अ ग्रोइंग कंसर्न हर जगह पे। तो जैसे कि हमें पता है कि दोनों नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स को आप ग्रो कर सकते हो कल्चर में, बस उनका बेसिक डिफरेंस यही है, और उनके जो भी बेसिक डिफरेंस है आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि भाई कौन सा केमिकल, कौन सा वायरस, कौन सी टाइप की रेडिएशन को ने नॉर्मल सेल को कैंसर में तब्दील कर दिया, और आप ये